नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम पीएम मोदी के द्वारा दिए गए बयान की बात करने वाले हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित किया है। यहां उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया का सफाया हो जाएगा। इन तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। तेलंगाना के तूरपान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने इन तीन राज्यों को अपने चुनाव प्रचार अभियान को याद दिलाया है और उन्होंने कहा है कि मैंने तीन राज्यों में देखा है कि वहां इंडी अलायंस की बात करें तो इंडी अलायंस का सफाया होने वाला है। वहां की महिलाएं, किसान कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने वाली हैं, ऐसा पीएम का कहना है। नरेंद्र मोदी का साफ ये नजर आ रहा है कि इंडी अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन जो है वो तीन राज्यों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से सफाया होने वाला है, ऐसा साफ तौर से पीएम मोदी का ये कहना है। तो चलिए पहले सुनते हैं कि मोदी ने और कुछ क्या कहा है। अभी मुझे तीन राज्यों में चुनाव में जाने का मौका मिला। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों राज्यों में मतदान हो गया है और मैंने तीनों राज्यों में देखा है कि इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन साफ हो जाएगी, साफ। वहां की महिलाएं, वहां के किसान, वहां के जवान कांग्रेस पार्टी को जड़ों से उखाड़ फेंकने वाले हैं। तो वही पीएम मोदी के इसी बयान पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रितेश मौर्य जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ से, साथ ही साथ अजय गंगवानी जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ से, और हमारे साथ राम स्वरूप शर्मा जी मौजूद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी राम स्वरूप शर्मा जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से पीएम मोदी इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि तीनों राज्यों में इंडिया अलायंस का सफाया होने वाला है, अगर वो सिर्फ कांग्रेस की बात करती तो यहाँ हम विधानसभा चुनाव को ले लेते, लेकिन इंडी अलायंस की बात की है यानी कि वो लोकसभा को भी टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव में? देखिए स्नेहा, सबसे पहले देश न्यूज को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। जी। तेलंगाना में प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि पूरे इन तीन राज्यों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, इन तीनों जगहों में जो इंडिया गठबंधन है उसको हम खत्म कर देंगे, सफाया हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये उनका जो बयान है प्रधानमंत्री का, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की कहीं कोई ज़रूरत है, और इसको लेकर ये जो चुनाव है, इस चुनाव से कोई ऐसा बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा कि तीन राज्यों से इनका जो गठबंधन है जो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं एक चीज़ कि राजनीति में और सत्ता में परिवर्तन होते हैं। जी। भगवान राम ने इस देश में पहला लोकतंत्र कायम किया था जी। और रामराज की स्थापना की थी जब वो अयोध्या लौटकर आए थे रावण को मारकर। बिल्कुल। वो भी राजा नहीं रहे, उनका 11,000 उन्होंने वर्ष शासन किया। उसके बाद फिर कुछ और लोग आए, फिर कुछ और लोग आए, फिर कुछ और लोग आए। कांग्रेस लंबे समय सत्ता में रही। बिल्कुल। तो कांग्रेस एक मानसिकता है, एक सोच है, एक विचारधारा है। कांग्रेस केवल एक पार्टी नहीं है। और अब उसी पार्टी के जो नैनो टूल है, ये आपको समझना होगा, चूंकि पत्रकारिता में एक आपकी अच्छी शुरुआत है, ये आपके भी दिमाग में जाना चाहिए, बात दूसरे पत्रकारों के दिमाग में भी जाना चाहिए, जो राजनीतिक विशेषज्ञ और विश्लेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ भी, वो भी इस चीज को ठीक से समझ लें। तो ये एक विचारधारा है। भारत में दो तरह की सोच काम कर रही है, एक दक्षिणपंथी मानसिकता, ठीक है ना, जो संघ विचारक और भाजपा उसकी पार्टी है, भाजपा उसको टेक ओवर करती है, ठीक है ना। दूसरी उसकी एक पार्टी उसके अगेंस्ट कांग्रेस हो जाती है। हम यूं कहें नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी, ये दो चीजें फेयर हैं, ठीक है ना। भाजपा कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के सीधे विरोध की बात करती है स्पष्ट रूप से, और भाजपा और संघ विचारक और जो दूसरे दक्षिणपंथी या हिंदू मानसिकता के जो लोग हैं वो नाथूराम गोडसे को समर्थन करते हैं। तो ये दो अलग अलग तरह के दो मत हैं, दो विचार हैं। कांग्रेस एक मत है, उसके अगेंस्ट भाजपा एक मत है। ठीक है। अब कांग्रेस ने क्या है कि बहुत सारे नैनो टूल तैयार कर लिए अपने, चाहे ममता बनर्जी हो, दल अलग हो सकता है, शरद पवार हो, दल अलग हो सकता है, अरविंद केजरीवाल हो,
दल अलग हो सकता है, लेकिन इन सभी का भाजपा से मूल टकराव है, इन सभी पार्टियों का। ठीक है ना, बात बिल्कुल क्लियर है ना। इन सभी का मूल टकराव है एक विचारधारा के तहत। इस तरह के लगभग 18 से 20 राजनीतिक दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट हैं, उसके विरोध में हैं। भाजपा उनके सामने खड़ी है। लंबे समय के बाद उस एक मानसिकता को, उस एक सोच को, उस एक विचारधारा को, जिसे राष्ट्रवादी विचारधारा कहते हैं, उसे अस्तित्व में आने का समय मिला है भाजपा के रूप में। और नरेंद्र मोदी उसके चेहरा हैं, नरेंद्र मोदी उसके आधारभूत हैं वर्तमान स्थिति में। तो इस हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि अब मैं भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं देश में जी। और मेरे प्रतिनिधित्व करते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए मेरी जो कार्यशैली है, हमने जो किया है पिछले 8 साल में, 10 साल में, उसको लेकर हम ये पूरे जो कांग्रेस है उसका सफाया कर देंगे, जैसे वो इंडिया गठबंधन बोल रहे हैं। तो पीएम मोदी ने ऐसा कहा है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आपका क्या मत है, आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहने वाला है तीनों नहीं, मैंने सबसे पहले, मुझे आपने बढ़िया समय दिया बोलने का, मैं ठीक से उस चीज का, उस दोनों मानसिकताओं का, दोनों विचारधाराओं का मैंने आपसे परिचय कराया। उनका जो कहना है ये बहुत ज्यादा पुष्ट, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये पुष्ट है, और ये पूरी तरह से तीन राज्यों का ये कह रहे हैं। तो भूपेश बघेल को अगर हम देखें वहाँ छत्तीसगढ़ में, तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को, भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा मध्य प्रदेश में, लेकिन वो चुनाव जो है भाजपा का, वो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर गया है। मैं उस दिन भी बैठा हुआ था, रेस्पेक्टेड श्रीवास्तव जी बैठे थे, हमारे जो ऑनर है चैनल के, हम लोग, हमारी स्टूडियो के बाहर चर्चा हो रही थी। आज मैं उस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, महिलाओं ने जो आगे आके वोट किया है, तो वो वोट शिवराज सिंह चौहान की जो अचानक जो उन्होंने एक योजना लेके आए थे, लाडली लक्ष्मी योजना, और वो एक और कौन सी योजना है, लाडली बहना योजना, ऐसी योजनाओं को लेके जो लुभावनी योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं पर शिवराज सिंह चौहान का जो चेहरा है वो चेहरा दिखाई देता है, नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता है। तो जो स्थिति मध्य प्रदेश में कुछ योजनाओं को लेकर शिवराज सिंह चौहान की है, छत्तीसगढ़ की जनता, जो भोली भाली जनता है, जो आम जनता है, जो 60+, 70+, 80+ का जो मतदाता है, वो नहीं जानता कि ये कांग्रेस है या भाजपा है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो वहां के शिवराज सिंह चौहान है। इसलिए वहां मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। संभव है कि वहां कांग्रेस रिपीट हो जाए। मैंने एक चीज फेयर कर दी, ठीक है ना। एक चीज मुझे लगता है कि हमारे दर्शक उस चीज को और आप भी ठीक से समझ पाए होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वहां जो उन्हें चूंकि गठबंधन ऐसा तो कुछ है नहीं है, वो तो स्वतंत्र रूप से कांग्रेस है, उसका अपना वजूद है छत्तीसगढ़ में। तो कांग्रेस की वो 19-20 स्थिति हो सकती है, लेकिन हम ये कहें कि नहीं, वहां से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा या उस गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी का अपना एक चुनावी भाषण में बोलना था। चलिए, ठीक है। मैं रितेश मौर्य जी आपके पास आना चाहती हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे रामस्वरूप जी ने भी कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की स्थिति बताई कि कांग्रेस वापस आ सकती है वहां पर, लेकिन वहीं पे प्रधानमंत्री को देखा जाए तो तीनों राज्यों को लेकर वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? टीवी के सभी दर्शकों मेरा नमस्कार है। और जिस प्रकार से आज तेलंगाना के चुनावी रैली में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया है, निश्चित रूप से उनका जो बयान है बहुत ही सकारात्मक है। और उन्होंने छत्तीसगढ़ में 6 सभाएं की है और राजस्थान, मध्य प्रदेश में लगातार चुनावी दौरे किए। और अमित शाह जी डायरेक्ट इलेक्शन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान को देख रहे थे। मुझे लगता है कि इसमें कोई संशय या फिर नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं आ रही। तो बहुत ही सोच विचार करके उन्होंने बयान दिया है। और आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की स्थिति आप देखेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है। यहाँ पर 5 सालों में लगातार भ्रष्टाचार जनता ने देखा है और किस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट जो है जनता ने झेला है। तो मुझे लगता है कि जो मतदान हुए हैं और उसका प्रतिशत को देखते हुए और चुनाव के पहले के भी जो अपने आंतरिक सर्वे होते हैं, उस आधार पर भी चुनाव के बाद भी जो समीक्षा आई है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीन राज्यों में आ रही है। इसलिए हमारे पीएम मोदी जी ने इस प्रकार का बड़ा बयान दिया। निश्चित रूप से हम तीनों राज्यों में सरकार बना रहे हैं। ठीक है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में सरकार बनाएगी, रितेश मौर्य जी का कहना है। अजय जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ, आपने प्रधानमंत्री को भी देख लिया और साथ ही में रितेश मौर्य जी को भी देख लिया, कॉन्फिडेंट है तीनों राज्यों में? छत्तीसगढ़ में तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं रितेश मौर्य जी, वहीं प्रधानमंत्री तीनों राज्यों में कॉन्फिडेंट है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? स्नेहा जी, देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के सारे दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा जी। मैं माननीय मोदी जी की बात को बहुत ध्यान से सुना था, उनके बयान को। वही प्रवक्ता शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा
कि मोदी जी के बयान को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये वही मोदी जी है जो हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े दावे करते रहे। अभी ताजा चुनाव की बात करूं स्नेहा जी, कर्नाटक में पूरा कर्नाटक का चुनाव माननीय मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। पूरी चुनाव की कमान मोदी जी अमित शाह ने अपने हाथ में रखी। आखिरी के 7 दिनों में 6 रोड शो, 15 सभाएं माननीय मोदी जी ने की, और अंत में रिजल्ट क्या रहा? आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में भी तो आ रही, आज उन्होंने सारे हथकंडे अपनाए। आज धर्म के ऊपर राजनीति करने के बजरंगबली की बात की, धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया, सारे प्रयास उनके करने के बाद भी कर्नाटक में भी तो हारे। और ये वही गलती माननीय मोदी जी छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारा चेहरा स्पष्ट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं है, न रमन सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा, न बिजमोहन अग्रवाल, न अजय चंद्राकर, न प्रेम प्रकाश पांडे। यही स्थिति मध्य प्रदेश में है। आज शिवराज सिंह चौहान जो 18 साल से वहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। माननीय मोदी जी मध्य प्रदेश के दौरे में शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने से बचते रहे। तो दिख रहा है कि किस प्रकार से वहां पे जो है गुटबाजी है, अंतरकलह चरम पे है। और ये स्थिति राजस्थान में भी है। राजस्थान में भी किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करे। जो आज भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री है वसुंधरा राजे, पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं न केवल छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में पूरी तरह माननीय मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। और एक बहुत अच्छी चीज कोट कर देता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन है स्नेहा जी, RSS, उनका एक मुख्य प्रश्न ऑर्गेनाइजर, उसके संपादकीय में लिखा गया था कि माननीय मोदी जी का जादू अब समाप्त हो रहा है। हिंदुत्व पे राजनीति करके आप सरकार नहीं बना सकते। जब इनका पितृ संगठन इस बात को मान रहा है कि मोदी जी का जादू समाप्त हो रहा है, तो आप उसके चेहरे में चुनाव लड़ने का प्रयास, ये दिख रहा है कि ये चुनाव हारने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की बात करो स्नेहा जी, जिस प्रकार से लोकतंत्र के महाकुंभ में लगातार यहाँ के महिला, युवा, किसान, गरीब, मजदूर जिस जोशील ढंग से आज मतदान कर रहे हैं, दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 3/4 बहुमत से पुनः सरकार बनने जा रही है। अच्छा, दूसरी बात तेलंगाना की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में आज सीधी जो फाइट है, भारतीय जनता पार्टी तो दूर दूर तक फाइट नहीं है, वहाँ सीधी फाइट कांग्रेस और BSR की है। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। और दूसरा मिजोरम की बात कर लो, मणिपुर में जिस प्रकार से हिंसा हुई, हजारों लोगों की हत्याएं कर दी गई, घर जला दिए गए, उनके राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान मैं सुन रहा था, रोते हुए उन्होंने कहा सारी जानकारी मैंने PMO को दी, गृह मंत्रालय को दी, लेकिन जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद हिंसा फैल रही है, देश की जनता समझ रही है। आज एक भी सभा माननीय मोदी जी मिजोरम में जाके लेने की हिम्मत नहीं दिखाते। तो दिख रहा है कि मिजोरम में नहीं है। आपके लोकप्रिय में स्पष्ट कर दूं, न केवल छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सारे सेमीफाइनल चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और आने वाले 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसमें इंडिया गठबंधन शानदार जीत करेगा। आज माननीय मोदी जी के बयान से दिख रहा है कि 26 विपक्षी दल एक बहुत बड़ा गठबंधन है। 26 विपक्षी दल के गठबंधन से माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार घबराई हुई है। एक छोटा सा आंकड़ा और दे दो स्नेहा जी, पिछले बार 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, कुल भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले 37%, और इंडिया गठबंधन में जो 26 विपक्षी दल है, उनका वोटों का परसेंटेज 63%, लगभग डबल के आसपास। तो भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि अगर 26 विपक्षी दल पूरी ईमानदारी से, पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव हारेगी। उसी का नतीजा है जो घबराहट है, जो मोदी जी के बयान आ रहे हैं। ठीक है। रितेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अजय जी का कहना है कि घबराई हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, जैसे उन्होंने एक आंकड़ा भी बताया जिसमें साफ तौर पे उन्होंने दिखाया कि 26 जो दल हैं उनका टोटल मिला के देखा जाए और भारतीय जनता पार्टी को कंपेयर किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी नीचे नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, CM फेस। अगर हम अलग अलग राज्यों की बात कहें तो CM फेस के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लैग करेगी। क्या कहना है आपका? देखिए, मैं अजय जी के 2 बातों का जवाब दूंगा। जिन्होंने कहा है कि वो 26 दलों को मिलाकर इंडिया अलायंस बनाएंगे, तो 2019 में उन्होंने एक महागठबंधन बनाया था, और उसका परिणाम क्या वो सभी ने देखा है। तो 2024 में ऐसा कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। आप निश्चित रूप से, मैं जनता को, आपके दर्शकों को विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 में भी हम देश के अंदर हम बड़े बहुमत से 300 का भी ज्यादा आंकड़ा, 350 के आसपास हम भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि तीनों राज्यों के विषय में, खासकर छत्तीसगढ़ को, मुझे लगता है कि घबराई हुई कांग्रेस पार्टी को मोदी जी के बयान के बाद आज कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है कि इतना बड़ा बयान अगर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको गंभीरता से लिया गया है। इसलिए आज टीवी डिबेट में बैठे और बड़े इस चर्चा है कि क्या वास्तविकता में
कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस बात को चिंतित है कि हम सरकार में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ की मैं अगर बात करूं, चुनाव से पहले से लेकर के चुनाव तक इनके पूरी पार्टियों में लगातार असर का चला है। 22 विधायकों का टिकट काटा गया, जो निर्दलीय या अन्य प्रत्याशी रूप में चुनाव में मैदान में खड़े हुए, इन्हीं के बागी के रूप में खड़े हुए, जहां ये कांग्रेस बहुत बड़ी चुनौती के रूप में काम की है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अब अपना एक भ्रम तोड़ने की ओर है कि जहां उनको लग रहा है कि अब हम सरकार में जाएंगे तो इन्हें बयान देने में क्या रितेश जी, हाँ ठीक है, मैं अजय जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आना चाहूंगी रामस्वरूप जी आपके पास। जी। रामस्वरूप जी, जैसा कि रितेश जी ने कहा और आपने अजय जी की भी बात सुनी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अलग कॉन्फिडेंस में दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी अलग कॉन्फिडेंस में दिख रही है। साथ ही साथ एक अजय जी ने एक बात की कि भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम फेस की ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, उस पे आपका क्या कहना है? नहीं, वो उनने ठीक कहा है। पहले आप किस राज्य की स्थिति जानना चाहेंगे? मैं पहले मध्य प्रदेश की बता दूं या छत्तीसगढ़ की, दोनों की? मैं ओवरऑल जानना चाहती हूं, क्योंकि हमारे पास एक उतना समय नहीं है, तो मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस देखिए। परफॉर्मेंस राजस्थान में वर्तमान मुख्यमंत्री कांग्रेस के जो अरुण गहलोत हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। उनके बहुत सारे फेलियर हैं, उनके व्यक्तित्व के फेलियर हैं, उनके एटीट्यूड के फेलियर हैं, उनकी पार्टी के भी अपने फेलियर हैं। नेशनल फेलियर भी हैं कांग्रेस के और रीजनल फेलियर भी हैं, स्टेट में भी फेलियर है, अपने स्वयं के भी अरुण गहलोत के भी फेलियर हैं। हम उनकी बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आपने समय अभाव बताया है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए अगर, छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, ये बात ठीक कहा। लेकिन अगर ऐसी कोई उठापटक वाली स्थिति बनती है जी, तो मुझे लगता है कि ये पटकनी देने में भाजपा कहीं पीछे नहीं रहेगी। दूसरे राज्यों में ने जो किया है तो चेहरा ये क्रिएट करेंगे, एंड टाइम पे किसे करेंगे आई डोंट नो। ये सब सडन करते हैं, पर्दे के पीछे इनका चलता है, संघ की गाइडलाइन कुछ होती है, कुछ चीजें होती हैं, अचानक कुछ हो जाता है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश में चूंकि एक चेहरा बदल के उमा भारती चुनाव लड़ रही है, एक बिल्कुल नई बात आपके दर्शकों के और आपके दिमाग में बिल्कुल नई बात आई होगी। मैं ये कौन सी बात कह रहा हूँ कि उमा भारती मैदान में नहीं है। उन्होंने कहा भी है कि मैं चुनाव में नहीं हूँ, लेकिन उमा भारती का चेहरा नहीं है, लेकिन उमा भारती की इस चुनाव में बहुत बड़ी एक मौजूदगी है, प्रहलाद पटेल के रूप में, कैलाश विजयवर्गीय के रूप में, ठीक है ना, और इंटरनली कुछ और जो नेशनल लीडर्स जो लोकसभा से रिलेटेड है वो यहाँ वो नीले और भगवा गमछे वाला जो फैक्टर है, वीडी शर्मा के अपने फेलियर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने कार्यकाल में, जब तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, आज भी प्रदेश अध्यक्ष है, जितना अच्छा जो कर सकते थे, जितना अच्छा करने का उनको मौका मिला था, वो कर नहीं पाए। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दो तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा है, पार्टी से भी और जनता से भी। जनता से इसलिए लंबा समय हो गया, पार्टी से इसलिए क्योंकि मुरली मनोहर जोशी और जो उनके एल.के. आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, वो जो बीजेपी थी वो लूप लाइन में है, ठीक है ना, तो ये अकेले हैं शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान जितना भाजपा के लिए कर सकते थे उनने किया, राष्ट्रीय नेतृत्व भाजपा का, प्रधानमंत्री सहित जो कर सकते थे उन्होंने वो किया। लेकिन वीडी शर्मा अगर कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में घिर गए प्रीतम लोधी से, उमा भारती से, तो ये उनका अपना फेलियर है। क्योंकि उमा भारती ने सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को पत्थर लेकर शराब की दुकानों पर नहीं घेरा, उनने वीडी शर्मा को भी घेरा है, ठीक है, और उसकी जो परिणति है वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं दिखाई देगी। उन्होंने, उमा भारती ने इस तरह के संकेत भी दिए थे। तो मध्य प्रदेश में आपने कहा कि भाजपा का चेहरा कौन होगा सीएम का, ठीक है ना, तो वीडी शर्मा को मुझे नहीं लगता कि अगर भाजपा आएगी तो बहुत लोग पसंद करेंगे, इसलिए प्रहलाद पटेल सीएम चेहरा हो सकते हैं, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पे स्थिति बनती, लेकिन अभी जो उनके वीडियोस वायरल हुए और बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन चीजें अंडरस्टूड होती हैं, ठीक है। ठाकुरवाद कितना चलता है मध्य प्रदेश में, उस चीज को देखना पड़ेगा। राकेश सिंह और जो दूसरे लोगों को उतारा है वो नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय के नाम पर कोई संभावना बन सकती है, क्योंकि भाजपा में ये देखा जाता है कि किसी जमीनी आदमी को उठा के, ये चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की बात की जाए या शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए या किसी दूसरे लीडर की बात की जाए, ये किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आते हैं जो कोई आदमी जमीन से चलकर आया हो, ठीक है। तो कैलाश विजयवर्गीय के अंदर वो सारी चीजें लोग देखते हैं, पार्टी देखती है। ठीक है, चलिए ठीक है। अजय गंगवानी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। रितेश जी का आपको जवाब देने वाले थे, बिंदुवार जवाब देता हूँ। सबसे पहले इसमें जी मेरे मित्र बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जी, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने स्पष्ट रूप से पूछा क्या आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा है, बिना दूल्हे की बारात, बिना सेनापति की सेना की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ये बुरी तरह हारेंगे, इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। गिनती के सेना जी 13 विधायक छत्तीसगढ़ में बचे हैं, जो 6-6 गुटों में बटे हुए हैं। इसी का कारण है
कि इनका केंद्रीय आला कमान किसी भी नेता को मुख्यमंत्री के रूप प्रोजेक्ट नहीं करा है। और ये स्थिति न केवल छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। दूसरा देखिए, हमने इन 5 सालों में किसान, गरीब, मजदूर, युवा, महिला, हर वर्ग के न्याय के लिए काम किया। इसका नतीजा है कि इन 5 सालों में इसलिए हमने 2.25 लाख करोड़ रुपए सीधे छत्तीसगढ़ की आम जनता की जेब में डाला। इन्हीं की केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 40 लाख लोग गरीबी रेखा से मुक्त हुए। ये हमारे कार्यों का सबसे बड़ा प्रमाण है। ठीक है। दूसरा, मेरे मित्र बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पे ये हिमाचल में हारे, मोदी के चेहरे पे कर्नाटक में हारे, ये छत्तीसगढ़ में हारेंगे, मध्य प्रदेश में हारेंगे। दूसरे, इनके पास जो है अपने उम्मीदवारों का अकाल है। आज जेसीसी से एक उम्मीदवार को ये राजनीति से खड़ा करते हैं। हमारी पार्टी से निष्कासित व्यक्ति देवीलाल ठाकुर को ये डोंडीलवाड़ा से टिकट देते हैं। आज जजपुर में मंत्री के टिकट काटते हैं। 150 से ज्यादा लोग एक आध पैसे का घेराव कर देते हैं। धरसेवा में विरोध, रायपुर उत्तर में विरोध, पाटन में विरोध, लगातार इनकी टिकटों का विरोध हर जगह हो रहा है। और ये स्थिति सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है स्नेहा जी, आज मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्रियों को, आज वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय को जब टिकट दी गई तो उनका बयान सुनिए, मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे टिकट मिलने वाली है, तो बिना सूचना के उसको टिकट दे रहे हैं। आज 8 सांसद को टिकट देनी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने जो उम्मीदवारों के अकाल से जूझ रही है, तो अपने केंद्रीय मंत्रियों को, अपने सांसद को ये उतारना पड़ा है। ये बात का प्रमाण है कि न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी और अंतर्गत से गुजर रही है, इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है। हम न केवल सेमीफाइनल, हम लोकसभा 2024 का जीतेंगे। और जो मोदी जी है लगातार जो वादा खिलाफी करते रहे, ठीक है, खुद कहते हैं ठीक है अजय जी, वादे हमारे जुमले हैं। ठीक है अजय जी, रितेश जी से मैं कंप्लीट करूँ, मेरा निवेदन इसमें भी 10 सेकंड दीजिए। ये बौखलाहट देख लीजिए, मेरी बातों के बाद जो बौखलाहट है वो दिख रहा है। रितेश जी मैं आपके पास आऊंगी, अजय जी की बात सुन लेते हैं। 10 सेकंड आखिरी 10 सेकंड ले रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए, आज छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, उसने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी की बात की है। मोदी की गारंटी कौन देगा? क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए? क्या 100 दिन महंगाई कम हो गई? क्या 2022 से किसानों की दुगनी हो गई? क्या आपने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी? ठीक है रितेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। शांति से सुनिए रितेश जी, मेरा निवेदन है, प्रोटोकॉल को मेंटेन करिए। ये चरित्र न केवल केंद्र की मोदी सरकार का है, छत्तीसगढ़ की 15 साल की रमन सरकार का है। मुख्य परीक्षा 33 वादे किए स्नेहा जी, मात्र 6 बिंदु के वादे पूरे किए। 80% वादे रमन जी ने छत्तीसगढ़ पूरे नहीं किए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। जो छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कौन वादा निभाने वाली सरकार है, कौन वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। ठीक है, 3 दिसंबर को दूध का दूध पानी होगा, हमारी कांग्रेस पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। ठीक है रितेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। इतना बड़ा इन्होंने सेंटेंस कह दिया अजय जी ने, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। बताइए। लागू होता है क्योंकि ये सेंटेंस 5 साल से चला है। भूपेश जी ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा। अरे क्या भाई, आदिवासी परिवार को सरकारी नौकरी दी आपने? क्या आदिवासी परिवार को जर्सी गाय दी आपने? क्या किसानों को 21? ठीक है अजय जी, आपकी बात सुनी गई है। ये सेंटेंस इसलिए मुझे पूरा डिस्टर्ब किया इन्होंने मेरी बातों में। यहाँ पर अजय जी बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बार अपने क्या आपने बेरोजगारी भत्ता दिया रितेश जी? छत्तीसगढ़ के युवाओं को ठगते रहे आप। 15 साल सरकार बनाया आपने। अजय जी बेरोजगारी भत्ते का वादा किया। खुद कह रहा है हमको विपक्ष में बैठना है। मुझे लगता है आपको कि सोशल मीडिया में भी एक बार झांकना चाहिए कि भारतीय जनता का प्रत्येक कार्यकर्ता आज सरकार बनाने लायक है और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता क्या सरकार बनाने लायक है, आप बता दीजिए। केवल बड़े नेता लोग दावे कर रहे 75 पार का नारा, लेकिन जहाँ समीक्षा करते हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो वो एक बार अपने आप को ठीक है अजय जी, मैं आखिर, क्योंकि मेरे पास समय की सीमा है, समय मेरा खत्म हो चुका है, मैं राम स्वरूप जी आपके पास आना चाहूंगी और आखिरी प्रतिक्रिया बहुत ही कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगी। अजय जी का लास्ट स्टेटमेंट बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी छवि है? बिल्कुल। देखिए ये काउंटर कहूंगा मैं यहाँ पे। देखिए ये चीज तो भाजपा के ऊपर भी लागू होती है, कांग्रेस के ऊपर भी लागू होती है। कितने सारे मामले जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी घिरी हुई है। भाजपा का व्यापम मामला बहुत बड़ा था, ठीक है। कांग्रेस की स्थिति देखें तो वहाँ लगातार छापे पड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। यहाँ मध्य प्रदेश में प्रवीण कक्कड़ और ये सब इन लोगों का मिगलानी और कमलनाथ उनके भतीजे भांजे। तो ये कोई नई बात नहीं है भ्रष्टाचार नेताओं के लिए और किसी भी राजनीतिक दल के लिए। ये 10-20 विधायक लेकर इधर चले जाते हैं, 10-20 विधायक लेकर उधर चले जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों ही पार्टियां, मैं समझता हूँ कोई भी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं दूध का धुला हुआ
में नहीं होता है। इस बात को मैं इतने मुखर तरीके से कह रहा हूँ, मेरे दोनों भाई बैठे हैं, दोनों को प्रणाम करके कह रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अजय जी, मेरे पास समय की सीमा है, मैं वापस से आपको किसी और उस पे कनेक्ट करना चाहूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। रितेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू। रामस्वरूप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम यहाँ पर नरेंद्र मोदी के बयान की बात कर रहे थे, वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं तीनों राज्यों में। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही देखा जाए तो दोनों पार्टियां जो हैं अलग अलग राज्यों में कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो चलता ही रहता है, लेकिन 3 दिसंबर को तय होगा कि आखिर क्या होने वाला है, क्या परिणाम आएंगे, ये देखने वाली बात होगी।